तो कहानी के शुरू में ऑर्बिट के कई टुकड़ों को धरती की ओर आते हुए देखते हैं। अगर वो धरती में टकराएगा तो सारे इंसान नष्ट हो जाएगी। इसीलिए एक प्रोजेक्ट को बनाया जाता है जिसके मुताबिक चांद पर एक बड़ा बेस बनाया जाता है। इंसान की प्लानिंग यह था कि बड़ा ऑर्बिट को नष्ट करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब को हथियार के तौर पर रॉकेट को इस्तेमाल करेंगे, जिसके टुकड़े धरती की ओर आ रहे हैं। इस मिशन के लिए लोग चांद पर रहेंगे ताकि उन्हें विनाश से बचा सके। और आखिरकार सालों के मेहनत के बाद इंसान न्यूक्लियर रॉकेट को बना लेते हैं जो चांद पर जाने वाले हैं। जिसके बाद दिखाया गया कि दुनिया में हर कोई अपना जीत का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। जिसके बाद कहानी के मेन कैरेक्टर डुग्गू को देखते हैं, जिसे इन सब कामों में कोई दिलचस्पी नहीं था, केवल इसके कैप्टन में था। एक्चुअली ही यूज्ड टू लाइक टू हर, वो उसे पसंद करता था। जैसे ही वो डुग्गू के सामने आती है वो चुपचाप खड़ा हो जाता है और उसे देखने लगता है। अब उसके लेजीनेस के कारण कैप्टन ने उसे डांट देती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाती है। उसके जाने के बाद डुग्गू भी अपने कमरे में चला जाता है और अंत में कैप्टन को इंप्रेस करने के लिए नया नया तरीका सोचने लगता है। लेकिन उन्हें ये बात का अंदाजा नहीं था कि एस्टेरॉयड के कुछ टुकड़े अपने बेस की ओर आगे बढ़ रहा है और उनके पास बेस से बाहर निकलने के लिए 30 मिनट से कम समय था। फिर जैसे ही कैप्टन को पता चलते वो सभी को इस जगह को छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद डुग्गू को छोड़कर सभी वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वो तो अपना ख्यालों में खोया हुआ था। थोड़ी ही देर बाद सभी वर्कर उस बेस को छोड़कर रॉकेट की ओर जाने लगता है, जिससे वो लोग चांद से दूर जाने वाले हैं। जब डुग्गू स्क्रीन पर वार्निंग मैसेज को देखता है तो वो समझ जाता है कि देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, मतलब कुछ गड़बड़ है। उसी समय वहाँ तूफान भी आ जाता है, इसीलिए सिचुएशन को समझते ही वो वहाँ से भागने लगता है ताकि अपने साथियों तक पहुंच सके। लेकिन वो देखता है कि सभी रॉकेट पहले से ही उड़ चुका है, एक को छोड़कर जिसका पायलट उसका कैप्टन था। तभी डुग्गू कार को बहुत तेजी से रॉकेट की ओर भगाने लगता है, जहाँ वो काफी ऊंचाई में हवा में उड़ने लगता है। लेकिन वो इससे पार नहीं कर सकता है, इसीलिए एक जगह पर टकरा जाता है क्योंकि एस्टेरॉयड के टुकड़े उसकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। इसलिए कैप्टन भी अपना रॉकेट उड़ाने के लिए मजबूर हो जाती है। और फिर जब डुग्गू उस जगह पर आते हैं तो उसे पता चलता है कि सब लोग उसे छोड़कर वहां से चला गया है। जैसे ही सभी रॉकेट वहां से चला जाते हैं, एस्टेरॉयड के कई टुकड़े चांद से टकराने लगते हैं, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये देख डुग्गू तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एस्टेरॉयड का एक बड़ा टुकड़ा आ जाता है, जिससे वो दूर में जाकर गिरता है। लेकिन किसी तरह वो उस विस्फोट से बचने में कामयाब हो जाता है। तभी उसे वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें वो छिपने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है, जिससे वो दूर हवा में जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी दौरान इस बात पर अनजान था कि एस्टेरॉयड का एक बड़ा टुकड़ा जो चांद पर आ रहा है, जो तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा था। फिर जब डुग्गू को होश आता है वो तुरंत खड़ा हो जाता है और अपने लोगों पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरा इंतजार नहीं किया और मुझे छोड़कर इस तरह चला गए। लेकिन तभी बहुत जल्द उसे खबर मिलती है कि चट्टानों का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जमीन से टकराने वाला है। फिर थोड़ी ही देर बाद जब टुकड़ा जमीन से टकराता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे हमारी दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट फील लाइक द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब इंसान सभी लोग खत्म हो गया है। जिसके बाद धरती को बर्निंग बॉल जैसे लग रहा था। जब डुग्गू जो चांद पर अकेला रह गया था पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड और होपलेस हो जाता है, मानो और कुछ नहीं बचा जीने के लिए। इसलिए आप उनके पास वापस बेस पर जाने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। वो बेस पर जाता है और हर जगह संपर्क करने का कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता, जिसके वजह से उसे रियलाइज होता है कि वो दुनिया में सिर्फ अकेला बचा हुआ है। साथ ही साथ उसे अपना मरे हुए साथी को भी याद आने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसके लिए बहुत सारा खाना था जिससे पूरी लाइफ को बिता सकेगा। जिसके बाद वो वापस अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है, मतलब अपने विचारों की दुनिया में चला जाता है और सीधे कैप्टन के कमरे में चला जाता है। इसीलिए वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड कैप्टन के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन उसी दौरान ये बात नहीं जानता था कि उसी समय जमीन पर कुछ लोग विनाश से बचने में सफल हुए थे, यानी उसे जिंदा बचा लिया गया क्योंकि वो लोग ठीक टाइम पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। दूसरी ओर सैटेलाइट पर डुग्गू के शरारती बिहेवियर देखकर सभी टीम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अकेला इंसान है जो चांद पर रह गया था, जिनमें वहाँ का प्रेसिडेंट भी शामिल था जो डुग्गू को देख रहा था। यहाँ पर प्रेसिडेंट कैप्टन को डुग्गू के बारे में हर जगह खबर फैलाने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आती है क्योंकि डुग्गू तो अपनी जमीन से काफी दूर था और लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए ऐसे इंसान का प्रेजेंट होना चाहिए जो खुद मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हो। लेकिन डुग्गू वहाँ पर बहुत खुश था, वो पीसफुल यानी शांति से जीवन को बिता रहा था। उसके पास खाने के लिए सब कुछ था। फिर नेक्स्ट दिन सुबह जब डुग्गू खाना लाने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसके रियलाइज हो गया था कि यहाँ कोई है। सबूत के तौर पर उसे खाने के पैकेट भी मिलता है जिसे उन्होंने तो पहले कभी नहीं खोला था। फिर वो धीरे धीरे डाइनिंग रूम की ओर जाने लगता है, जहाँ उसे किसी का साया यानी शैडो को नजर आता है जो वहाँ पर लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लड़की थी। जब डुग्गू उसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और प्यार से उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक कैंगरू है, जिसका साइज नॉर्मल कैंगरू से काफी बड़ा था। कैंगरू को देखकर ऐसा लग रहा था कि डुग्गू को यहाँ पर देखो खुश नहीं था। ये देखकर डुग्गू एक स्टिक को उठा लेता है और कैंगरू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता
क्योंकि कैंगरू उससे तो बिल्कुल नहीं डर रहा था। इनफैक्ट वो और गुस्सा हो जाता है और डुगू की स्टिक छीन लेता है और उसे बड़ी आसानी से तोड़ देता है, मानो एक कागज का टुकड़ा हो। फिर उसने डुगू को खूब मारने लगता है और ऐसा ही करके अपना गुस्सा निकालता है। लेकिन डुगू को भी गुस्सा आ जाता है। वो एक चटपटा प्लानिंग को बनाता है ताकि कैंगर को गुस्सा ठंडा हो सके। वो एक फीमेल कैंगर को तरह अपना रूप बना लेता है और उसके सामने आ जाता है। ऐसा करने से वो अपना प्लानिंग में सफल हो जाता है। लेकिन जब कैंगर को पता चलता है कि ये सब कुछ झूठ है, ये और कोई नहीं बल्कि डुगू है, उसे तो बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। कैंगरू से बार बार हारने के बाद भी वो उसे लड़ते रहता है। फिर वो उसे हराने के लिए मशीन गन को लाता है और कैंगर को फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो स्मॉल पीसेस प्लास्टिक बॉल था जो उसे भागने पर मजबूर कर देता है। वो वहां से भाग जाता है, लेकिन वो पहले ही काफी तबाही मचा चुका था। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन और बदल जाता है जब कैंगरू फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब डुगू कैंगरू को थप्पड़ मारता है, जिस पर कैंगरू पलटवार करता है और एक बार फिर से उसे लात मारता है, जिससे वो बहुत दूर में जाकर गिरता है। इस वजह से डुगू को और गुस्सा आ जाता है। वो उठता है और अपने बंदूक को उठा लेता है और कैंगरू पर बहुत सारा हमला करता है। लेकिन इससे पहले कैंगरू उसे पकड़ लेता है और उसे मुंह पर थप्पड़ मार देता है और उसे खूब पीटने लगता है, जिससे दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन दोनों को चोट नहीं आई। तभी डुगू कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसने जो जमीन पर सिग्नल भेजा था उसका रिस्पॉन्स आ रहा था, जिससे कुछ उम्मीद मिलता है कि शायद इंसान आज भी जमीन पर जिंदा है जो उस तबाही से बच चुका था। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि यह सिग्नल जमीन से नहीं आ रहा था, बल्कि कैंगरू को दुम लगने की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसके बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वो लोग उसके लिए स्पेसशिप नहीं भेज सकते थे। लेकिन इन सब से बेखबर डुगू बहुत खुश था। वो एक उम्मीद में था कि कोई मुझे बचाने के लिए आएगा और वो कैंगरू को भी दिखाता है कि हम लोग बहुत जल्द उस दुनिया में वापस लौटेंगे। लेकिन कैंगरू को तो किसी के बात का परवाह नहीं। वो उसे थप्पड़ मार देता है और नीचे फेंक देता है। डुगू को यहाँ चांद पर रहते हुए 200 से ज्यादा दिन बीत जाता है, जहाँ उन्होंने कैंगरू के साथ अच्छे से रहना सीख जाता है। उसने एक प्लानिंग भी बनाया था कि यहाँ से वापस कैसे जा सके। फिर वो कैंगरू को साथ बेस से बाहर निकल जाता है और रास्ते में उसे कहता है कि एक स्पेसशिप अभी भी चांद पर मौजूद है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और वहां से चला जाएंगे। इसीलिए हम लोग उसके ओर जा रहे हैं। बहुत जल्द वो लोग स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और किसी तरह उसे लाने में सफल भी हो जाते हैं। डुगू उसे ठीक करना शुरू कर देता है और सभी पार्ट्स को बदलने लगता है। लेकिन तभी उसे एक बड़ी प्रॉब्लम को पता चलता है, जो कि स्पेसशिप 20 पाउंड वेट को कैरी कर सकता है। इसीलिए स्पेसशिप को चलाने के लिए उन्हें एक अलग डिवाइस की जरूरत होती है। तब डुगू को याद आता है कि स्पेसशिप अभी भी उस चांद पर मौजूद है, क्योंकि उससे पेट्रोल मिल सकता है। तभी वो दोनों बाहर निकलते हैं और दूसरी ओर रिसर्च बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पूरी न्यूक्लियर सिस्टम मौजूद था। इधर दूसरी ओर जमीन पर मौजूद लोग भी डुगू को स्पेसशिप अरेंजमेंट करते हुए सब कुछ देख रहा था। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करे। यहाँ एक प्रॉब्लम था कि डुगू के कार सिर्फ सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में ही चल सकती है। लेकिन सूरज का रोशनी सिर्फ चांद पर 14 दिन तक रहता है और ये वही दिन होता है जब सूरज चांद पर मौजूद था। लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ही देर तक रही कि उनकी कार सिर्फ 6 किलोमीटर तक चल सकी। क्योंकि रिसर्च बिल्डिंग 8 किलोमीटर दूर थी, इसमें वो दोनों रिसर्च सेंटर जाते जाते फंस भी सकते थे और ठंड के कारण उसका मौत भी हो सकती थी। इसलिए वो बड़ी तेजी से जा रहा था और इस सब के दौरान वो सिर्फ 4 घंटा ही सो पाता था, जहाँ बार बार कैंगरू ने उसे समय पर जगाने का उसका मदद करता था। लेकिन इस कठिनाई के कारण भी वो अक्सर अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खोया हुआ रहता था, क्योंकि वो एक लेजी इंसान था। तभी अचानक दोनों एक खाई में गिर जाता है। लेकिन बहुत कठिनाई का सामना करते हुए वो लोग रिसर्च बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वेपन और सिस्टम मौजूद था। वो तेजी से बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और बहुत संभल कर आगे बढ़ते हैं। डुगू जल्द ही न्यूक्लियर बम को ढूंढ लेता है, लेकिन कैंगरू को दिमाग में उल्टा चिंता आ रहा था। इसीलिए वो कंट्रोल बटन को बार बार प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर बम बहुत तेजी से चलने लगता है। इससे नाराज होकर डुगू ने उसे वैन पर लॉक कर देता है। फिर वो न्यूक्लियर सिस्टम और बम के साथ बेस पर वापस जाने लगता है। इसी बीच वो ये भी नहीं सोचता कि वैन उससे कार से अलग हो गया है, जिसमें उन्होंने कैंगरू को बंद करके रखा था। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद अपने कार को वहीं पर रोकते हैं और अपने कैंगरू दोस्त को चेक करने के लिए बाहर की ओर आते हैं। लेकिन वो देखता है कि वो वैन कार से अलग हो चुका है और वो अपने दोस्त को वापस लाना चाहता था, लेकिन सूरज डूबने के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो सोचता है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसीलिए वो अपना गाड़ी को मोड़ लेते हैं और अपनी जान को परवाह किए बिना अपने दोस्त के पास जाते हैं और अंत में अपना दोस्त के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजा को खोलता है, कैंगरू उसे गले लग जाता है और उसे पकड़ के इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो फिर से बेस की ओर अपने जर्नी को शुरू करता है और कोशिश कर रहा था कि नींद ना आए। लेकिन सूरज उससे बहुत दूर हो रहा था।
जिससे उससे बचने का संभावना भी खत्म हो रही थी। फिर कैंगरू डिसअपॉइंट हो जाता है और डुगू को देखने लगता है। तभी डुगू एक अपना दिमाग लगाता है। वो सूरज की रोशनी को बचाने के लिए हीट मशीन को बंद कर देता है, लेकिन उसका प्लानिंग काम नहीं आता क्योंकि रास्ते में उनकी गाड़ी रुक जाती है। उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि वो अभी भी अपने बेस से बहुत दूर था। उनके टैंक में सांस लेने के लिए सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन ही बची थी। इसके बाद डुगू डिसअपॉइंट होकर बाहर आता है क्योंकि उसका मौत भी करीब थी। लेकिन जब वो बाहर बैठा था तब उस कैंगारू को एक आइडिया आता है। वो अपनी कार को दरवाजा तोड़ देता है और टूल किट को इस्तेमाल करते हुए एक स्लेड बनाता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर बर्फ में खींचने के लिए किया जाता है। डुगू अपना रस्सी को कैंगारू से बांधता है और स्लेट पर चढ़ जाता है। तभी कैंगारू तेजी से दौड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था और ये लोग भी अपने बेस की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। फिर डुगू कैंगारू से बिना डरे छलांग लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों हवा में उड़ने लगता है। इसी बीच डुगू अपने गैस टैंक को खोल लेता है और हीरो की तरह हवा में उड़ने लगता है और अंत में वो दोनों खाई को पार कर जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब और सिस्टम को लेकर बेस तक पहुंच जाते हैं। इस वजह से वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वो नहीं जानता था कि एस्टेरॉयड के एक और बड़ा टुकड़ा जो चांद की ओर बढ़ रहा था। फिर जब वो रॉकेट को चलाने के बारे में सोचता है, वो देखता है कि जमीन से कुछ सिग्नल आ रहा है। जब वो देखता है कि ये सिर्फ कैंगारू की वजह से हो रहा है क्योंकि वो उससे खेल रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही अकेला इंसान हूँ जो यहाँ पर मौजूद हूँ। जब धरती पर हर कोई डुगू के चेहरे पर उस निराशा को देख रहा था, वो तय करते कि हम लोग डुगू को बता देंगे कि वो अकेला नहीं है। दरअसल हम लोग भी डुगू के लिए अभी भी मौजूद हैं। इसलिए सभी एक साथ इकट्ठा होकर अपने सैटेलाइट के रोशनी को चांद की ओर मोड़ देते हैं। फिर जब डुगू ये देखता है तो उसे पता नहीं था कि अभी भी इंसान मौजूद है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वो अपना सिस्टम को ठीक करता है, जिसके वजह से वो धरती पर अपने साथियों और दोस्तों को देख पा रहा था, जिसमें उनका कैप्टन भी मौजूद था। इसके बाद सभी मिलकर काम करने लगते हैं ताकि वो फिर से स्पेसशिप बना सके और डुगू को अपने दुनिया में वापस ला सके, जहाँ बहुत जल्द वो लोग एक स्पेसशिप को बना लेते हैं। इधर दूसरी ओर दोनों धरती पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि चट्टान के एक और बड़ा हिस्सा धरती की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके बाद डुगू अपने रॉकेट की तरफ बढ़ते हैं। इसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच डुगू अपने रॉकेट को स्पेसशिप में जोड़ लेते हैं, जिससे उस धरती के लोगों ने भेजा था। लेकिन जैसे ही उसे उड़ाना शुरू करते हैं, कैप्टन को एक बुरी खबर मिलती है कि एस्टेरॉयड के एक और बड़ा हिस्सा जो धरती की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बड़ी चट्टान उसका एक बड़ी हिस्सा थी जो उससे अलग होकर धरती की ओर आगे बढ़ रहा था। ये जानने के बाद लोगों को एहसास होता है कि अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो डुगू है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। लेकिन इससे डुगू का मौत हो सकता है, क्योंकि उन्हें धरती के लोगों को बचाने के लिए खुद को कुर्बानी देना होगा। जब कैप्टन ने डुगू के इस मिशन के बारे में बताती है तो तुरंत मान जाता है, क्योंकि पहली बार कैप्टन ने उसे कुछ मांगा था। हालांकि वो ये भी जानता है कि अपने सैक्रिफाइस यानी खुद को बलिदान देना होगा। इसके बाद डुगू ने कैंगारू को एक छोटे से स्पेसशिप में छोड़ देता है और उसे अलविदा कहता है। उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि अपने इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, जिसमें वो बटन दबाते हैं और कैंगारू को धरती की ओर भेज देते हैं। लेकिन वो उससे देखकर रोने लगता है क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपना दोस्त को आखिरी बार देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया को बचाने के लिए सबसे बड़ा मिशन पूरा करना था। इसीलिए वो चट्टान की ओर आगे बढ़ने लगता है जो इस सारे प्रॉब्लम का जड़ थी। लेकिन तभी वो चट्टान को छोटे छोटे टुकड़े में फंस जाता है और किसी तरह उनके बीच से गुजरने लगता है। लेकिन तभी चट्टान का एक टुकड़ा आता है और उसका शिप में टकरा जाता है। वो कंट्रोल से बाहर हो रहा था, जिसे डुगू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो एक दरवाजा को तोड़ता है, जिससे प्रेशर इक्वलाइज हो जाता है और कंट्रोल में आ जाता है। जब वो शिप को चेक करने जाता है तब उसे पता चलता है कि इंजन पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसलिए अब डुगू ने फैसला किया कि वो न्यूक्लियर बम को चट्टान पर ले जाएगा, क्योंकि उसको दुनिया को बचाना था और खुद को जान देने वाला था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर आ जाते हैं, उस बम को धक्का देते हैं और बड़ी चट्टान की ओर आगे बढ़ने लगता है। बिना किसी डर के वो लगातार आगे बढ़ रहा था, जिसके दौरान उनका सूट भी खराब हो गया था। और अब वो चट्टान में पहुंच जाते हैं। अपना अंतिम घड़ी में थी, वो कैप्टन के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक बड़ा धमाका होता है और उस एस्टेरॉयड को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जो जाहिर तौर पर डुगू की मौत के कारण भी बनता है। तब हम देखते हैं कि धरती के सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और आसमान की ओर देखते हैं और डुगू के साहस और बलिदान को याद रख सभी उसे असली हीरो मानने लगता है, क्योंकि उन्होंने अपना बलिदान दिया था और कहीं न कहीं अपना इंसानियत को बचा रखा था। फिर बहुत सालों के बाद दिखाया जाता जहाँ इंसान अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, जहाँ उस एटमॉस्फेयर में भी कैंगारू को भी अपना घर वापस मिल जाता है। कैप्टन और उनकी टीम को वापस चांद पर भेजा जाता है ताकि धरती को सुरक्षा कर सके। एक कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची फ्रेंडशिप, विश्वास और दूसरी को सेवा अच्छी जीवन के निर्माण में ही सभी महत्वपूर्ण छाप छोड़ जाता है। और इसी के साथ साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।